हे गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टॉपिक आज का है द लास्ट 10 डे स्ट्रैटेजी फॉर वीएलआर। सो आई थिंक आप में से जो स्टूडेंट सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको एक चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि अगर आपका क्वांट वीक है, अगर आपका डिसीजन मेकिंग में उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा या फिर आपको लगता है प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो एक सेक्शन है जहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर निकाल सकते हो, एंड दैट इज़ वर्बल। नाउ द वर्बल सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे तो जो जो लोग टॉपर्स होते हैं, जिनका ओवरऑल 99 प्लस परसेंटाइल क्रॉस करता है, उनका जो मेजर चंक ऑफ स्कोर है वो वर्बल से ही आता है। ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इन दैट पर्सपेक्टिव आई वुड बी डिस्कसिंग द लास्ट 10 डे स्ट्रैटेजी, क्योंकि लास्ट 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हम लोग इन लास्ट 10 डेज में टारगेट करके हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। वी कैन ओवरऑल डोमिनेट द एग्जाम, एंड आई वांट टू स्पेसिफिकली टेल यू क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है आरसी के लिए और पोएम्स के लिए। तो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ओके, इन दिस शॉर्ट सेशन आई वुड ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू इन द लास्ट 10 डेज। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब अगर मेरे को ओवरऑल 99 लाना है तो ट्रेडिशनली अगर आप नोटिस करोगे तो 18 प्लस का ओवरऑल स्कोर वर्बल के अंदर आपको ओवरऑल 99 प्लस क्रॉस करवा देता है। इसके पीछे देखो रीजन क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि 99 प्लस अगर आपको वर्बल में लाना है, नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि लेट अस से कि मेरे पास क्वांट में मेरा उतना स्कोर नहीं आ पा रहा, तो जो कंपनसेशन है वो कहाँ से आएगा? वो वर्बल से आएगा। सो लेट अस से आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे स्कोर निकालें। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में आंसर्स गलत हो रहे हैं, कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, या क्वांट मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप वर्बल में कोशिश करो कि आप 18 प्लस के अराउंड करेक्ट कर दो, बिकॉज वंस यू डू दैट, एनी स्कोर दैट इज अबव 17 प्लस वुड कंपनसेट फॉर whatever low score in QA that you have. Okay, so यहाँ पे ना आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्बल में केवल 99 नहीं लाना। यू हैव or you should target getting such a high score on verbal that you can actually even balance out the rest of the sections where you think you may not be that strong. Okay, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 क्वेश्चंस को अकाउंट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हैंडल कैसे करना है उसकी मैं आज बात करूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू हैव बीन डूइंग टिल नाउ। तो अभी तक जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ यू आर सॉल्विंग शीट्स। ओके, वॉचिंग सेशंस। अगर मैं एमबीए पाठशाला स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो एमबीए पाठशाला स्टूडेंट्स जो हैं, नॉर्मली उनका पैटर्न ये है कि भाई सेशंस अपने को देखने हैं और शीट्स सॉल्व करनी है। ठीक है, टॉपिक टेस्ट लगाने हैं, ऑल दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो गिविंग मॉक्स। मॉक्स का इंपॉर्टेंस टाइम मैनेजमेंट के अंदर है। ठीक है, एक चीज़ जो थोड़ा सा आई थिंक शायद कुछ लोग मिस आउट कर रहे होंगे वो ये, that a lot of times we are not looking for the reasons why we are not getting the score. Okay, अब देखो रीजन का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे इमेजिन करो कि मेरे पास एक एक फुल लेंथ मॉक है। अब उस फुल लेंथ मॉक में मैंने वीआरसी को अटेम्प्ट किया और वीआरसी में मेरा स्कोर कम आया, राइट? सो एम आई लुकिंग एट द रीजंस व्हाई आई एम गेटिंग दी स्कोर लो? ठीक है, मेरा वोकैब कम आ रहा है। एम आई मिसिंग आउट ऑन सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक? बहुत सारे स्टूडेंट्स सीआर पूछते हैं, ठीक है, कि सर सीआर के अंदर टिप्स बता दो, सीआर में कोई ट्रिक बता दो। सीआर इज नॉट अ गेम ऑफ ट्रिक, सीआर इज नॉट अ गेम ऑफ सम शॉर्टकट। सीआर में स्पेसिफिक पैटर्न्स है। अब आप में से जिन लोगों ने बूस्टर कोर्स लिया हुआ है जैट का, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट द पैटर्न्स, एंड यू मे हैव सीन दैट मैं एजम्पशंस को जब निकालता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो एक चीज समझनी है, द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू वुड सी ऑन क्रिटिकल रीजनिंग। ओके, क्रिटिकल रीजनिंग बाय द वे आपको 5 क्वेश्चंस देगा आपके ओवरऑल वीएलआर के अंदर, और क्रिटिकल रीजनिंग आपका ओवरऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके एजम्पशंस वीक है, तो आप देखो कि एजम्पशंस के क्या क्या पैटर्न्स हैं। ओके, कहाँ से देख सकते हो? अगर आपके पास एमबीए पाठशाला का जैट बूस्टर है तो आप वहाँ से मेरे सेशंस अटेंड कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अराउंड 15 आवर्स ऑफ सेशंस। अगर आप एमबीए पाठशाला के स्टूडेंट नहीं हो, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली गो थ्रू सम ऑफ द बुक्स दैट आर मेंट फॉर जैट।
मैं मेंट फॉर जीमैट। सो उसमें आपका जीमैट वर्बल रिव्यू आ गया, जीमैट की ऑफिशियल गाइड आ गई, और जीमैट का जो अदर कंटेंट है आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, एंड यू कैन सी फॉर योरसेल्फ व्हाट आर दी वेरियस पैटर्न्स इन विच एजम्पशन कुड बी आस्क्ड, ठीक है। और वो शॉर्टकट्स आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो यू हैव थिंग्स लाइक assumptions, inference, strengthening and weakening the argument, ये तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आने वाले हैं। तो लॉजिक गैप का मतलब ये हुआ, आपको देखना है कि यार गलत कहाँ कर रहा हूँ, assumption नहीं मिल रहा, ओके, let me go through the various types of assumptions that could be asked in the exam, right? vocabulary gap guys, vocab रिवाइज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक गलती जो कई लोग कर रहे होंगे वो ये कर रहे होंगे कि PYQs करना है, ठीक है। PYQs आर रेलिवेंट, बट तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो बहुत पहले जो जैट आता था उसके पैटर्न में और आज का जो जैट आ रहा है उसके पैटर्न में बहुत डिफरेंस आ गया है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड टू मी दैट्स कितने साल के PYQs कर लें। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, बहुत पुराने PYQs का आज के जैट के साथ ज़्यादा को रिलेशन नहीं है, एटलीस्ट वर्बल में। और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पुराने जो PYQs हैं उनके साथ आपको डर भी लग सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि वर्बल तो क्लियर होगा ही नहीं, और या फॉर दैट मैटर इवन डिसीजन मेकिंग कभी क्लियर नहीं होगा। बट इफ यू look at the latest ZAT papers, you'd find that they're very normal, they're very doable, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपका ये आंसर कर दिया कि बहुत ज़्यादा पुराने ZAT के पेपर्स करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब से लेके अब तक का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन अलग तरीके से आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, राइट। सो दैट इज़ वन। सेकेंड, PYQs पर रिलाय मत करो केवल, क्योंकि आज सपोज मैंने वोकैब में आपको एक क्वेश्चन दिया, आई गेव यू अ वर्ड लेट्स से प्रोपेंसिटी, हो सकता है कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम प्रोपेंसिटी नहीं देके उसकी जगह आई गिव यू अ वर्ड लाइक लेट्स से टेंडेंसी, ओके। तो यू कैन नेवर से दैट मैंने PYQ किया तो वो एग्जैक्ट वर्ड आ जाएगा, कि वो एग्जैक्ट ग्रामर का क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, मेक सेंस। सो you have to keep that thing in mind. So you have to revise the fundamentals of grammar in general and you have to revise vocabulary in general. कैसे कर सकते हो? अगर आपने कोई डेटाबेस बनाया था vocab का, ठीक है, यू कैन गो थ्रू माई यूट्यूब सेशंस, यू कैन गो थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी PDF शेयर किए हैं ग्रामर की और vocab के, आप उससे कर सकते हो। या इन जनरल अगर आपका कोई खुद का आपने कोई एक डेटाबेस बनाया था जिसमें आपने 3-4 thousand वर्ड्स vocab के लर्न किए हैं, क्योंकि अगर आपने दिया होगा स्नैप वगैरह तो उसमें होंगे, तो इन जनरल vocab और ग्रामर को रिवाइज करो। मैं टॉपिक्स की भी बात करूंगा कि व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ग्रामर, बट जस्ट डोंट रिलाई solely on PYQs. PYQ एग्जैक्ट रिपीट नहीं होने वाला, ओके। देखिए, ओके, आप अपार्ट फ्रॉम दैट what you have to understand is that you have to look at the timing also. इनकरेक्ट हो रहा है, क्यों इनकरेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्या इसलिए इनकरेक्ट हो रहा है क्योंकि मैं टाइम के प्रेशर में मैंने गलत कर दिया, या उस क्वेश्चन का लॉजिक ही मुझे समझ में नहीं आया। लॉजिक नहीं समझ में आया तो मेरे को उस लॉजिक को जाके समझना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन CR बेस्ड हैं, तो CR क्वेश्चंस के लॉजिक रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इन्फरेंस, एजम्पशन, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनके अंदर किस लॉजिकल रीजन की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। नाउ दिस इज अ टिपिकल ZAT स्टाइल एरर डिटेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ग्रामर की बात कर लेता हूँ। देखो, ग्रामर के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो ग्रामर में बार बार आ रहे हैं, और ये टॉपिक्स मोर और लेस कांस्टेंट है, इनको 100% तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज पैरेललिज्म, ओके, वेरी वेरी इजी टॉपिक। आई हैव रिसेंटली शेयर्ड अ PDF ऑन माय टेलीग्राम चैनल, आप उस PDF को गो थ्रू कर सकते हो। पैरेललिज्म और मॉडिफायर्स मैंने दोनों को कवर किया है। मॉडिफायर्स में डैंगलिंग मॉडिफायर और मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। या तो GMAT से कर सकते हो, या फिर जिस PDF की मैं बात कर रहा हूँ आप उससे कर सकते हो, ठीक है। आई हैव कवर्ड एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, ओके, वहाँ से आप देखो। सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट पक्के से पढ़ना है। और सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखना कि नाउन्स में बहुत कंफ्यूजन आता है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में व्हाट हैपेंस कि आप नाउन को वर्ब के साथ मैच करते हो, लेकिन अगर मेरे को नाउन का नेचर ही नहीं पता, द लॉट ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट अ ग्रेट डील ऑफ कंफ्यूजन, राइट, ओके। A lot of words are uncountable. Material nouns and abstract nouns are uncountable. बहुत सारे words ऐसे हैं जो हम realize नहीं कर पाते कि ये words uncountable हैं. For example, a word like let us say bread. ठीक है, a bread is an uncountable term. ओके, टेक्निकली स्पीकिंग इट्स अ मटेरियल नाउन। अगर मेरे को नहीं पता कि अनकाउंटेबल है तो मैं इसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को पता है कि अनकाउंटेबल है तो आई वोंट यूज इंडेफिनेट आर्टिकल विद इट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। कैसे पढ़ोगे? अगर आप किसी ग्रामर की बुक को फॉलो करते हो तो वहाँ से
आप नाउन्स के कंसेप्ट को रिवाइज करो, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल का देखो, सिंगुलर और प्लूरल के बीच में जो डिफरेंस है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, टेक्निकली प्लूरल होते हैं, जैसे कि वर्ड पुलिस हो गया, ठीक है। तो यू हैव टू गो थ्रू कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, और उसमें पोटेंशियल क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं ना, वो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में जब मिसमैच होगा नाउन और वर्ब के बीच में, तो उसके लिए आपको नाउन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। प्रोनाउन एम्बिग्यूटी, ओके, सब्जेक्ट केस प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन, कंपैरिजन के अंदर किस तरह के प्रोनाउंस यूज होते हैं, ओके। राहुल इज बेटर देन आई, सुनने में अजीब लगता है लेकिन सही है ना। राहुल इज बेटर देन आई, दैट इज द करेक्ट आंसर। राहुल इज बेटर देन मी, दिस इज रॉन्ग। ऐसा क्यों होता है वो आपको देखना है। सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, पॉजेसिव केस, राइट। प्रोनाउंस पे क्वेश्चन आएंगे। टेंसेस, टेंसेस के अंदर सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और आपके कंडीशनल्स। कंडीशनल्स में फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ओके। ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। अगर आप इन जनरल कोई कंटेंट फॉलो करते हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू माई शीट्स दैट आई हैव शेयर्ड। प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस में 3 तरह के प्रेपोजिशंस आपके आते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, ओके, एंड दोज केसेस वेयर वी यूज लाइक वेरिएबल प्रेपोजिशंस, और कंटेक्स्ट के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से प्रेपोजिशन चेंज होता है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो पता है कौन सा वाला है? फिक्स्ड वाला, ओके, फिक्स्ड वाला प्रेपोजिशन, ठीक है। तो फिक्स्ड वालों की प्रॉपर लिस्ट होती है। यू कैन डाउनलोड दैट लिस्ट ऑनलाइन। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड दैट लिस्ट ऑन माई चैनल, वहाँ से आप कर सकते हो, या इन जनरल आपके पास कोई कंटेंट है वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ओके, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स गाइस, फ्रेजल वर्ब्स बहुत आते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं। फ्रेजल वर्ब इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ठीक है। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को आप कंबाइन करते हो तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसका टोटली डिफरेंट मीनिंग आता है, ओके। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो समथिंग लाइक, लेट्स से put has a certain meaning, okay, but if I attach it with off, off, okay, to put off someone is to repulse, किसी चीज़ से नफरत हो जाना, या किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल नापसंद हो, ठीक है ना। लाइक there is some off putting order in this room, okay, so when you're put off by someone it means you're repulsed, you don't like it, okay. Conjunction pairs, either or, neither nor, then you have other conjunction pairs like not only but also, both and। conjunction pairs बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए आपके किसके? ग्रामर के, ठीक है। नाउ व्हेन यू डू क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर, डू इट बाय एलिमिनेशन, सबसे बेस्ट है, क्योंकि कई लोगों के माइंड में शायद हो सकता है ये आए कि यार इतने सारे एरर्स हम कैसे चेक करेंगे। आप सिंपल सा करो, एलिमिनेशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे ना, अब यहाँ पे तो मैंने चॉइसेस नहीं दी, बट इफ़ यू एक्चुअली सी, नीचे चॉइसेस होती हैं, ठीक है। ए बी एन सी आर करेक्ट, बी एन सी आर करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। सो अगर आपको एक भी क्लिक हो जाता है तो उसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो बाकी ऑप्शंस को, ओके। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाइल जॉगिंग द डॉग बार्क्ड एट द मैन। अब यहाँ देखो कौन सा एरर है, यहाँ पे एरर है आपका मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का, क्योंकि जॉगिंग कौन कर रहा होगा? ऑब्वियसली डॉग तो करेगा नहीं जॉगिंग, इट हैज टू बी द मैन, राइट। सो व्हाइल जॉगिंग द मैन वाज बार्क्ड एट बाय द डॉग, राइट। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। अच्छा, आपको जनरली जो क्वेश्चन दिखते हैं ना इसमें ज़ैट के अंदर, उसमें बस आपको ये पता लगाना होता है कि सेंटेंस में एरर है। तो इतना आपने कर लिया तो नीचे कॉम्बिनेशंस को चेक कर सकते हो। ही लाइक्स टू प्ले सिंगिंग एंड डांसिंग, सो ऑब्वियसली there's an error of parallelism, playing, dancing, singing, right? Okay, he likes playing, dancing, singing, okay, ing आना चाहिए, this is wrong. Neither the teacher nor the students is ready, क्या गड़बड़ है यहाँ पे? यहाँ पे आपका correlative conjunction का error है, neither x nor y। अगर neither x nor y होता है तो neither x nor y के अंदर गाइज y के साथ हम लोग वर्ब को एग्री करते हैं, तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे आना चाहिए था आर, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। नीदर टीचर नॉर दी स्टूडेंट्स आर रेडी। हैविंग फिनिश्ड द टास्क द सुपरवाइजर गेव मी अ ब्रेक। किसने काम खत्म किया होगा? उस पर्सन ने कि सुपरवाइजर ने? ऑब्वियसली उस पर्सन ने, और फिर उसको ब्रेक दिया होगा सुपरवाइजर ने। तो आप क्या बनाओगे सेंटेंस? आप बनाओगे हैविंग फिनिश्ड द टास्क आई वाज गिवन अ ब्रेक बाय द सुपरवाइजर। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग,
Okay, so you can see this is how a typical error detection question in ZAT would look like. Okay, so parallelism modifiers, right? Okay, let's talk about the RC part. अब RCs के अंदर what is my take? My take is that looking at the current context, you can look at anywhere around 2 to 3 RCs easily. अगर आप 18 प्लस टारगेट कर रहे हो जैट के अंदर तो 2 से 3 आरसी आप कर सकते हो. इनफैक्ट हो सकता है कि अगर पेपर ज़्यादा इजी आ जाए तो आप 3 से ज़्यादा भी कर लो. ओके, बट डिपेंड्स. ओके, बट या 3 आरसी इज़ वेरी वेरी डूएबल. आई बिलीव लाइक यू वुड फाइंड 3 आरसीज दैट आर डूएबल. अब टोटल हमारे आते हैं 5 आरसीज. ओके, मतलब 2 आरसी मेरे पास छोड़ने का स्कोप है. ओके, आप में से जो लोग बहुत ही अच्छे हैं मे भी शायद आप 4 आरसी भी कर पाओ, बट स्टिल आप 1 आरसी तो छोड़ोगे. फॉर मोस्ट ऑफ यू वुड बी डूइंग 3 आरसीज एंड देन लिविंग 2 आरसी. सो हाउ डू आइडेंटिफाई 2 आरसीज दैट आर टू बी लेफ्ट? सो यू डोंट हैव टू डू आरसीज दैट हैव टू डू लाइक दैट डील विद वेरी डेंस फिलोसफी. यार पढ़ते ही ऐसा लग रहा है कि भाई क्या बात हो रही है. फिलोसफिकल डिस्कशन बहुत डीप जा रहे हैं. एग्जिस्टेंशियलिज्म पे डिस्कशन है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पे डिस्कशन है. लिटरेचर से रिलेटेड या लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड जो डिस्कशंस आपके जैट में आते हैं जनरली बहुत डीप चले जाते हैं और कई बार आपको नहीं समझ में आते. ठीक है, लीव इट. ओके, एनीथिंग दैट यू कैन नॉट मेक सेंस ऑफ, you know that you have to leave it. You can always come back after some time if you do not find anything easier. Okay, टफ आरसी से लड़ाई नहीं करनी. ओके, टफ आरसी को डालना है साइड में. ठीक है, सो अब देखो टफ आरसी कैसा दिखेगा आपको. ये रहा टफ आरसी. The ontological necessity of design, as posited by Heidegger, suggested a pre-reflective engagement with the world that defies the Cartesian duality of subject and object, thereby rendering the epistemological framework of modern science fundamentally incomplete. Okay, now if you want, you can get into this passage, try to understand it, solve the equations वगैरह वगैरह. बट क्यों? अगर मेरे पास इससे easy passage अवेलेबल है, मैं इसमें क्यों जाऊंगा? Okay, I would leave it. Absolutely. Okay, no sense. तो आप अगर पैसेज को पढ़ते हो, पैसेज को पढ़ने के बाद आप उसको समराइज नहीं कर पा रहे, उसके बारे में आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा, आप उससे लड़ो मत, छोड़ो उसको पैसेज को. ओके, 3 आरसी बहुत है, 2 आरसी आप छोड़ सकते हो, राइट? ओके, पोएम स्ट्रैटेजी. पोएम्स, a lot of people are like they're scared of poems, but I think that there is nothing to be scared of. There are only 2 questions in poems. पहला चीज, वेटेज ज्यादा नहीं है. 2 poems, not many questions. Second, there is no 100% sure shot way that you can learn or master to 100% predict कि आंसर क्या आएगा पोएम के अंदर. कोई सवाल ही नहीं उठता. जिस तरीके से सीआर के अंदर क्लियर कट रूल्स हैं, जिस तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग, वोकैब, ग्रामर के अंदर specific syllabus है, specific topics है, there is nothing like that on poem. First. Second, do not invest a lot of time in either practicing poems or also doing poems. The reason being because you never know कि exact exam में कौन सी poem आने वाली है, उसमें कौन सा reference pick होगा, कौन सी ज़माने की बातें होंगी. आपने अगर let's say 14th century फ्रांस की बातें चालू कर दी तो how do you relate to that? And there's no way you can study for that, right? So what do? There is only one thing that you can do with a poem. First of all, you have to identify whether the poem is doable or not doable. If it's not doable, then leave it. If it's doable, then see how many questions can you manage to do. Sometimes you'd be able to manage 1 question. Pretty good. Okay, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना, छोड़ो उसको. ठीक है, आपको कई बार लगेगा कि 1 question भी नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, you can leave it. बट यूजुअली अगर 1 क्वेश्चन हो जाता है तो 1 क्वेश्चन आप इजी वाला कर दो और जो सेकंड वाला जो बहुत ज़्यादा टफ है उसको आप स्किप मार सकते हो. ठीक है, नाउ द रीजन वाई समटाइम्स पोएम बिकम डिफिकल्ट इज बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मेटाफर्स, दे हैव लॉट ऑफ रेफरेंसेस. यू हैव टू लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टोन कैसी चल रही है. एंग्री टोन है, नॉस्टैल्जिक टोन है, सरकास्टिक टोन है, यूलोजाइजिंग टोन है, शिफ्ट कहाँ पे आ रहा है पोएम के अंदर, व्हाट आर दी सॉर्ट ऑफ मेटाफर्स दैट हैव बीन यूज्ड, what sort of interpretation can you derive. Now you have to ask question that is it safer that I leave this poem, am I able to relate to this poem? Okay, that's the most important part because cat से और zat के बीच में डिफरेंस यही है क्योंकि यहाँ पे आरसी में भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते. You have to understand and then you have questions that are based on inference, right? सेम चीज पोएम में है.
Am I able to make sense of this poem? Am I able to relate to this poem? If the answer is yes, then do the questions. Okay. If you are able to understand only one question, do just one question, move on. Don't waste your time. Okay, this is how a high risk poem would look like. This is how a high risk poem would look like. The gnarled oak, the silent sentinel of time, drinks the bitter dregs of ancient rhyme. No bird sings in its fractured leaden sky, where the ghost of winter come to die. It holds the weight of things unsaid, a crown of thorns upon its wooden head. Okay, now the question says, what does the crown of thorns symbolize in the context of the poem's internal struggle? Okay, like just look at the sort of struggle you would indulge in if you sat down to solve this question. Okay, it could mean a lot of things, right? You won't be able to relate to everything that the poem is talking about. Sawal hi nahi uthta. Okay, there's a lot of symbolism involved. There's a lot of ambiguity within that symbolism. It could mean suffering, it could mean royalty, it could mean environmental decay. मुझे कैसे पता चलेगा कि क्राउन ऑफ थ्रोन्स कौन सा है? क्या है ये? सफरिंग है, रॉयल्टी है, एनवायरमेंट का डिके है। ज़ैट तुम्हें सारे ऑप्शन दे देगा। क्या करोगे? ऑब्वियसली छोड़ोगे क्वेश्चन को। Right? You have to understand that. You have to skip questions that are difficult. You don't have to fight with them. Okay. So that was my suggestion, guys. Take it. So these were some of the suggestions, and you can always search my name, VRC by Himanshu sir. You would get my Telegram channel. You can download a lot of content that is there for that. That is one thing you can do. Another thing that you can do is you can actually look at the PYQs, but PYQs केवल पे rely मत करना, ठीक है? अपना दिमाग लगाना और overall कोशिश करो कि grammar और vocab को improve कर पाओ, ठीक है? Keep these things in mind. Okay, be very clear that you don't have to do all the questions, but you have to maximize your score. That is what the target is. Okay, so before we wind up the session, guys, do check out the Catalyst batch. Catalyst batch 2026 CAT के लिए targeted है, and anyone who was looking for the verbal faculty in this batch. Okay, so I'm going to be teaching verbal. So a lot of students who are waiting could join this batch. So you have all these teachers there. You can see the breakup of the teachers. You can see the spectrum of teachers. Okay, so the batch has everything, okay, that you need in order to prepare for CAT. So you have the topic test, you have the full length mocks, you have the booster courses, Snap ka booster course, ZAT ka booster course, and MAT ka booster course. Okay. Ab, depending on the program you take, you also have things like mentorship, GDPI, etc. Okay, so you can check out these plans, okay, and you can decide which plan you would like to take. All plans are good depending on your requirements, and right now we are running a 25% discount. तो discount चल रहा है, 25% कम टाइम बचा है, जितनी जल्दी हो सके आप ले लो. अगर आप 26 को प्लान कर रहे हो, CAT 26, and yeah, avail that discount 25%. Call on the office numbers, get more info. जो भी confusion आप पूछ सकते हो office numbers पे call करके. Okay, so that is it for the session, and you can also look at our ZAT batch. हालांकि अब टाइम कम बचा है, but आपको लगता है, ठीक है, तो you can also consider our ZAT batch that we are currently running, the ZAT booster. Okay, you can look at that batch as well. Okay, so guys, that's it for today's session. I'm going to meet you in the next session. Bye bye, take care.